नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग सीजी टेट 2019 में के सेकंड पेपर में आए हुए सवालों को हल करेंगे, पेडागोजी के सवालों को। तो इस वीडियो में आप जो है अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? दल शिक्षण में विकसित करने की सामर्थ्य है। दल शिक्षण में क्या विकसित करने की सामर्थ्य है? तो प्रतिस्पर्धा की भावना। प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड है तो ये गलत हो जाएगा। सहयोग, कोऑपरेशन, बिल्कुल सही। एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत, ये भी सही है। एक दूसरे के शिक्षण की कमियों को चिन्हांकित करना, ये नेगेटिव वर्ड है। बी और सी दोनों ही सही हैं, लेकिन कोऑपरेशन जो है एक दूसरे के शिक्षण को परिपूर्ण करने की आदत की तुलना में, इसकी तुलना में जो सहयोग है कोऑपरेशन, वो ज़्यादा व्यापक शब्द है और ज़्यादा अच्छा शब्द है। तो सहयोग, कोऑपरेशन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक अंतःक्रिया करेंगे यदि सही भौतिक सुविधाएं हो, कड़ा अनुशासन हो, प्रजातांत्रिक वातावरण हो। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, प्रजातांत्रिक वातावरण हो। जब डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है तो बच्चे कक्ष में स्वतंत्रता पूर्वक इंटरेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक वातावरण जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो हम उसको बोलते हैं क्या? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। जब इंसान मोटिवेटेड रहता है या बच्चा मोटिवेटेड रहता है किसी चीज़ के लिए, तो वो कोई काम करने को, कोई किसी काम को प्रारंभ करता है, फिर उसको कंटिन्यू भी जारी रखता है और रोज नियमित करता है। और ये सब क्रिया कब होती है? जब वो मोटिवेटेड रहता है, अभिप्रेरित रहता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन क्या है? आंतरिक कक्ष कारक जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो क्या चीज़ जो है अधिगम को प्रभावित करता है? रुचि, अभिप्रेरणा, मानसिक थकान, ये सभी चीज़ें जो है लर्निंग को इफेक्ट डालता है, अधिगम को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? तो बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, किस रूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल के द्वारा, सही है। रचनात्मक खेल के द्वारा, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। हास्य भाव द्वारा, इसके द्वारा भी हम लोग सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इन तीन चीज़ों के जरिए दिखा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चैनल को मेरा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, मेरे को भी, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व मतलब इस तत्व। तो बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत है वो दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। स्पीयरमैन के द्वारा जी तत्व और इस तत्व, मतलब जी कारक और इस कारक। जो जी कारक है वो जन्मजात होता है, बच्चे के जन्म के साथ आता है जनरल जी कारक। और जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है जिसे हम एस कारक बोलते हैं, ये जो है अर्जित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जित किया जा सकता है। और ये जो थ्योरी है द्वितत्व थ्योरी, वो किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है? बच्चों में पिछड़ेपन का कारण देश हो सकता है। तो बच्चों में पिछड़ेपन का कारण क्या होता है? दृष्टि दोष, निर्धनता, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। ये तीनों ही बच्चे के पिछड़ापन का कारण होता है, दृष्टि दोष, निर्धनता और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? एक शिक्षक पाठ पढ़ाने से पहले बच्चों से प्रश्न पूछकर उनमें रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। यहाँ किस नियम का उपयोग किया गया है? शिक्षक जब कक्षा में प्रवेश करता है तो बच्चों से कुछ सवाल पूछता है। टीचर कोशिश करता है कि बच्चा कभी भी कक्षा में खाली दिमाग के साथ नहीं आता है, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज रहता ही है। तो शिक्षक जो है प्रश्न पूछ के उसके पूर्व ज्ञान को पढ़ाने वाला जो वर्तमान ज्ञान है उसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करता है। इससे होता क्या है? इससे जो बच्चा है सीखने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये तत्परता का नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चे को लर्निंग के लिए रेडी करता है। तो यहाँ तत्परता का नियम आएगा। और ये जो नियम है, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, क्या सिद्धांत था? ट्राई एंड एरर का सिद्धांत। ट्राई एंड एरर का जो थ्योरी है, त्रुटि में प्रयास का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। और उन्हीं के द्वारा ये तीन नियम बताया गया था, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तत्परता का नियम। अगला प्रश्न क्या है? चित्र पूर्णता परीक्षा एवं कोह ब्लॉक डिजाइन परीक्षा बालक के डेस को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो चित्र पूर्णता परीक्षा है, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट एंड कोह ब्लॉक्स डिजाइन टेस्ट इज कंडक्टेड टू नो, किसको जानने के लिए कंडक्ट किया जाता है? तो बच्चे के बुद्धि को
मापने के लिए, जानने के लिए जो है ये कंडक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, इसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं, उसे कहा जाता है। तो जो असाधारण विचार उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति एवं पोषण संकेत करते हैं। तो जो प्रकृति है वो और पोषण ये किसको प्रकृति वंशक्रम को और पोषण जो है वातावरण को संकेत करता है। तो वंशक्रम एवं वातावरण जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम एवं सिद्धांतों को विकसित करना क्या कहलाता है। स्मृति स्तर पर प्राप्त तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर नवीन नियम और सिद्धांत को विकसित करना सामान्यीकरण कहलाता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन ठीक है, नया नियम इसमें बना दिया जाता है अपने नॉलेज के आधार पर। तो सामान्यीकरण इसका राइट आंसर होगा। आत्मसातकरण जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है, इसमें बच्चा क्या करता है, उसका जो पूर्व नॉलेज रहता है उसमें और नया नॉलेज जो जोड़ता है उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। एप्लीकेशन बच्चा जो है अपने ज्ञान के आधार पे समस्या का समाधान करता है, वही है एप्लीकेशन। और सहचारी मतलब किसी के साथ एसोसिएट कर देना, जोड़ देना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बच्चा सौ एवं वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में विभेद नहीं कर पाता है, वह निम्न में से पीड़ित है। तो जब एक बच्चा सौ और वाज में क्या कर पाता है, भेद नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में भेद नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर ए। पढ़ने और लिखने में बच्चे को कठिनाई महसूस होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न के संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब क्या होगा, आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे। तो ये हमारा बी जो है राइट आंसर होगा। जी भाई, एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है, प्रश्न पत्र में प्रश्न में कुछ त्रुटियां हैं, तो उसका निवारण कौन कर सकता है, उस विषय से संबंधित शिक्षक ही कर सकता है। तो हमें उन्हीं को सूचित करना होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार को सुधारने के लिए सर्वाधिक प्रभावी विधि है। कोई विद्यार्थी है जो अवांछित व्यवहार करता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर करता है, तो उसको सुधारना है। तो उसको सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी को दंडित करना, दंड देना गलत है तो ये नहीं होगा, उसके पालकों को सूचित करना, सूचित कर सकते हैं। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर ठीक करना, तो ये जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कारण को पता लगाएंगे कि बच्चा जो है अवांछित व्यवहार क्यों कर रहा है और फिर उसका हम लोग निवारण करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट विधि से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो प्रोजेक्ट विधि के सबसे पहले तो जन्मदाता कौन है, तो वो है विलियम किलपैट्रिक। ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि दिया गया है किलपैट्रिक के द्वारा, जिसमें बच्चों के समक्ष समस्या रखा जाता है, बच्चा उस समस्या का समाधान ढूंढता है प्रयोगों के द्वारा। तो यह अनुभव द्वारा सीखना है, सही है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है, फैसिलिटेटर के रूप में होता है, बिल्कुल ही सही। समस्या समाधान की एक प्रक्रिया है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक है। कई बार एग्जाम में ये पूछ। प्रश्न क्या है, निम्न में से खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली में क्या होता है, बच्चों को क्वेश्चन पेपर तो दिया जाता है, साथ ही बच्चों को बुक से आंसर लिखने के लिए भी बोला जाता है। तो इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, यह विद्यार्थियों को गंभीर होने में मदद करता है, बिल्कुल नहीं। यह कक्षा में उपस्थिति को सुधारने में मदद करता है। यह विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति दुश्चिंता को कम करता है, दुश्चिंता को तो कम करता है, सही है। यह विद्यार्थी को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो सबसे उपयुक्त जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। हालांकि सी भी सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को सोचने के लिए बाध्य करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। भाई जब खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली जब होगा, पुस्तक को देख देख के आपको आंसर लिखना है, तो ऊपर ऊपर का कोई प्रश्न तो आएगा नहीं, अंदर का ही प्रश्न आएगा। पढ़ने के बाद जो आप सीखे हैं उससे संबंधित प्रश्न आएगा। तो ये बच्चे को सोचने के लिए बाध्य करता है ये मेथड। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक आवश्यक है। उत्तम पालक बालक संबंध, ये तो जरूरी है। उच्च बुद्धिमत्ता, ये भी सही है। उत्तम विद्यालय वातावरण, ये भी सही है। सीखने की इच्छा, ये भी सही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सीखने की इच्छा। जब तक बालक में या किसी भी व्यक्ति में सीखने की इच्छा नहीं रहेगा, वो डिजायर नहीं रहेगा रखेगा लर्निंग का, अधिगम का, तब तक वो किसी चीज़ को सीख नहीं सकता है। तो सबसे उपयुक्त आंसर यही है, सीखने की इच्छा। अगला प्रश्न क्या है,
यदि किताब पढ़ने पर किसी बालक को प्रसन्नता होती है तो यह है बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा प्रशंसा प्राप्ति के लिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा, जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड रहता है तभी उसको किताब पढ़ने में प्रसन्नता हो सकती है, नहीं तो मार पीट के अगर उसको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने से कभी प्रसन्न नहीं होगा। तो इनर मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है इसका राइट आंसर होगा। ये बढ़िया प्रश्न है। क्या है? एक शिक्षक कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के कार्य को एकत्रित कर पढ़ने के उपरांत अपने अगले पाठ को विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करता है, तो वह क्या करता है? तो उस कक्षा 7वीं, एक टीचर है जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको एकत्रित किया जाता है, फिर उसका वो अध्ययन करता है, फिर अगले पाठ के लिए वो अपना विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार प्लान तैयार करता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो ये वो करते हैं अधिगम के लिए। ये जो आकलन किया जा रहा है वो है अधिगम के लिए। आकलन किस प्रकार से बच्चों को अच्छे तरीके से, आसानी से, प्रभावशाली तरीके से सिखाया जा सकता है, उसके लिए आकलन किया जा रहा है, मतलब अधिगम के लिए आकलन किया जा रहा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है तो यह डेस का उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? सहभागी शिक्षण का ये उदाहरण है। जब शिक्षक बच्चों के समूह का एक अभिन्न अंग बनकर उनके व्यवहार की जानकारी लेता है, ग्रुप में ही रहता है बच्चों के साथ वो और जानकारी लेता है, तो उसको सहभागी निरीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22। कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके तो उसको डेस कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग? बाल अपराधी कहेंगे। बालक के द्वारा ऐसा कोई भी काम जो समाज के द्वारा मान्य नहीं होता है, समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होता है, फिर ऐसे बालक को हम बाल अपराधी ही बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्रमस्तिष्की पक्षाघात का प्रकार नहीं है? सेरेब्रल पाल्सी का प्रकार नहीं है बोल रहा है। मस्तिष्क का स्तंभ ये है, प्रकार है मांसपेशी डायस्ट्रोफी। ये जो है सेरेब्रल पाल्सी का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, मांसपेशी डायस्ट्रोफी। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये तो शिक्षण अधिगम से संबंधित है। अभ्यास कार्य तथा दोहराने की व्यवस्था, ये भी सही है। विषय वस्तु की प्रकृति, तो विषय वस्तु की प्रकृति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो विषय वस्तु की प्रकृति जो है राइट आंसर होगा। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और अच्छे लेवल के प्रश्न है। ठीक है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सीखना ही क्या है? अधिगम है। यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो है किस पर आधारित है? परंपरागत अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर ये आधारित है, जिसको कौन दिया है? पावलोव के द्वारा ये दिया गया है। पावलोव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिया गया। उन्होंने प्रयोग किस में किए थे? वे कुत्ते पे जो है प्रयोग किए थे। अब समझते हैं पहले स्वाभाविक उत्तेजक। पावलोव ने किस में प्रयोग किया? कुत्ते में प्रयोग किया। स्वाभाविक उत्तेजक है खाना, भोजन। भोजन को जब कुत्ता देखता है तो उसके मुंह में लार आ जाता है, तो यह स्वाभाविक सी बात है। हम लोग भी देखेंगे भोजन को तो लार आ जाता है, मिठाई को देखेंगे तो यह एक स्वाभाविक उत्तेजक हुआ। कुत्ते को पहले खाना दिया जाता है तो लार टपकता है, फिर भोजन देने के बाद घंटी बजाया जाता है, फिर धीरे धीरे घंटी बजाया जाता है, तब भी कुत्ते का लार जो है टपकता है। कुछ देर के बाद क्या किया जाता है? कुछ दिनों के बाद केवल घंटी बजाया जाता है, भोजन नहीं दिया जाता है, तब भी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगता है। लेकिन नॉर्मल जो कुत्ता रहेगा वो घंटी को देख के लार निकालेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो अस्वाभाविक सी बात है। तो अस्वाभाविक उत्तेजक को भी स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना सिखा दिया जाता है पावलोव के द्वारा कुत्ते को घंटी बजा के। केवल घंटी बजाने से ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से संबंधित है पावलोव के ये। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? देखो, छिपी हुई वस्तु में ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। बच्चे को कोई चीज़ हम खिलौना दिखाएं और दिखाने के बाद उस खिलौने को बाद में हम कहीं छुपा देते हैं, तब भी बच्चे के दिमाग में वो चीज़ छप जाता है। तो जब कोई चीज़ देखने के बाद
जब कोई चीज़ बच्चे के सामने नहीं भी रहता है तब भी बच्चा समझता है कि उसका अस्तित्व है, तो इसे बोला जाता है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, तो इसमें वस्तु स्थायित्व के बारे में ही बताया गया है। बालकों की विभिन्नताओं के चाहे जो भी कारण हो, वास्तविकता यह है कि विद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों के द्वारा उनका सामना करना चाहिए। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा मोर्स एवं बिंगो के द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा मोर्स एवं बिंगो, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, सीखने का अर्थ है, क्या अर्थ है? आदतों का अर्जन, बिल्कुल सही। ज्ञान का अर्जन, ये भी सही है। अभिवृत्तियों का अर्जन, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं लचीलापन इत्यादि घटक संबंधित है। तो इसका संबंध है अपसारी चिंतन से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। तो अपसारी चिंतन इसका राइट आंसर होगा। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है। राम ने 200 में से 45 अंक प्राप्त किए, मोहन ने अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त किए और श्याम ने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। तो ये तीनों ही मूल्यांकन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये था 30 क्वेश्चन जो 2019 के सेकंड पेपर में आया था। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।